हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाऊंगा। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में आप हमें बताइएगा कि आज आपने टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बार एयरफोर्स की एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वीडियो देखने के बाद इस मॉक टेस्ट को जरूर डाउनलोड कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पर इस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 मिस प्रिंट हो गया है, तो उसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सेकंड क्वेश्चन है, यदि x का पावर 3 का पावर 2 हो और गुना x का पावर 4 डिवाइडेड बाई x का पावर 10 है तो x का पावर p का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें p का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो x का पावर 3 और इसका पावर 2 है। यहाँ पर दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का पावर 6 ऊपर में दिया गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है x का पावर 4। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों यहाँ पर जो नंबर्स हैं यानी कि x है वो बिल्कुल सेम है ना। तो जब कोई संख्या का बेस सेम होता है तो पावर इस कंडीशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। यानी कि x का पावर 6 गुना x का पावर 4 को हम बोल सकते हैं x का पावर 10। अब ध्यान दीजिए, ऊपर को हमने सॉल्व कर लिया x का पावर 10 और डिवाइडेड बाई क्या है, x का पावर 10 है। अब फिर से देखिए, ऊपर भी बेस सेम है और नीचे भी बेस सेम है। और अगर बेस सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या होता है, इस कंडीशन में पावर घट जाता है। यानी कि दोस्तों x का पावर 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, x का पावर 0। और x का पावर 0 का वैल्यू यहाँ पर x का पावर p दिया गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि p का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है यहाँ पर। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, p का पावर यहाँ पर 0 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 27 का पावर 2/3 गुना 81 का पावर माइनस 1/2 का वैल्यू 3 का पावर n है तो n का मान क्या होगा। फिर से देखिए, उसी प्रकार का पावर वाला क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले 27 का पावर 2/3 है ना, तो एक एक टर्म को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसे कंबाइन कर देंगे। ध्यान दीजिए, 27 का पावर 2/3 है, तो अगर हम 27 को 3 का पावर 3 लिखे तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 का पावर 3 क्या होता है, इसका वैल्यू भी 27 होता है। तो हमने क्या कर दिया, 3 का पावर 3 और इसका पावर 2/3 है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो दोनों पावर्स हैं ना वो किस प्रकार से है, 3 गुना 2/3 है। तो यहाँ 3 से 3 काट देंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा दोस्तों, 3 का पावर 2 बचेगा। यानी कि 27 का पावर 2/3 को हमने सॉल्व करके छोटा कर दिया, 3 का पावर 2। अब चलिए सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं, 81 का पावर माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मान लो एक संख्या x है और x का पावर 1/2 दिया गया है ना, तो अगर हम इस पावर को हटा देते हैं इस संख्या से तो यह संख्या क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। यानी कि x जो है वो अंडर रूट हो जाएगा। और अगर किसी संख्या का पावर ऊपर माइनस में है तो वही संख्या क्या होगी, 1/x हो जाएगा। अगर हम इस माइनस वाले टर्म को हटा देते हैं तो तब हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 81 का पावर जो माइनस 1/2 है उसे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यह 1/81 हो जाएगा। अगर हम माइनस को हटा देते हैं, तब यहाँ से माइनस को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, 1/81 का पावर 1/2। अब अगर हम इस पावर को भी रिमूव कर दे तब क्या होगा संख्या, तब संख्या हो जाएगी 1/√81। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 27 का पावर 2/3 को क्या निकाला था, इसका वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया था 3 का पावर 2 और नीचे में हमारा क्या आ गया, √81 आ गया है। तो अब इसे सॉल्व करो। 3 का पावर 2 क्या होता है, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा। और √81 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी 9 ही होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 9 से 9 काटेंगे, यानी कि इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है।
तो देखिए अगर एक का वैल्यू 10⁹ है, सॉरी n है, तो n का वैल्यू क्या होगा? आप सभी को मालूम है किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो वो संख्या 1 होती है। तो 1 बराबर अगर 3 का पावर n है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, तभी ना 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यहाँ पर भी n का वैल्यू 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। एक घोड़ा 60 मीटर जाने में जितना समय लेता है उतने समय में कुत्ता 100 मीटर जाता है। यदि 180 मिनट में कुत्ता 9250 मीटर जाता है तो उतने ही समय में घोड़ा कितनी दूरी तय करेगा? तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक घोड़ा 60 मीटर जाने में जितना समय ले रहा है वही समय में कुत्ता 100 मीटर चल जाता है। और दूसरा कंडीशन यह दिया गया है कि यदि 180 मिनट में कुत्ता 9250 मीटर जाता है तो घोड़ा कितना जाएगा? तो हमें जो सेकंड कंडीशन दिया गया है ना, इसमें टाइम दोनों के लिए समय दिया गया है, इक्वल दिया गया है, फर्स्ट वाले कंडीशन में भी और सेकंड वाले कंडीशन में भी। तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पर आपको, XD डिवाइडेड बाई XH इक्वल टू क्या होगा, X-D डिवाइडेड बाई X-H। तो इसमें XD का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो डॉग के द्वारा पहला डिस्टेंस कवर किया गया यानी कि 100 मीटर का, और XH का वैल्यू है जो घोड़े के द्वारा पहला डिस्टेंस कवर किया गया था, दैट मीन्स 60 मीटर। अब यहाँ पर X-D क्या है, जो यहाँ पर कुत्ते के द्वारा जो दूसरा डिस्टेंस कवर किया गया है यानी कि 9250 मीटर, और XH हमें फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, X-H हमें निकालना है, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर X-D डिवाइडेड बाई XD और गुना कर देंगे XH से। तो X-D का वैल्यू क्या दिया गया है, इसका वैल्यू है 9250। यहाँ पर नीचे क्या करना है हमें, XD यानी कि कुत्ते के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया था, दैट मीन्स 100 मीटर, और घोड़े के द्वारा कितना किया गया था, 60 मीटर। जो भी इस इक्वेशन का वैल्यू आएगा वही यहाँ पर XH का वैल्यू होगा। तो काटिए, एक शून्य से एक शून्य कटा और एक शून्य से और एक शून्य कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 925 गुना 6, दैट मीन्स इन दोनों को जब गुना करोगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा 5550 मीटर, यानी कि 180 मिनट में घोड़ा 5550 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कोई नाव धारा के विपरीत 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा यदि नाव की चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, दूरी तय करना है ना, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम। तो अब देखिए स्पीड हमारा क्या होगा, नाव का चाल है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। अब अगर धारा इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और नाव इधर की ओर जा रहा है, तो नाव का जो चाल है इसमें से हमें धारा का चाल घटाना होगा, क्योंकि उतना धारा उसे अपोज करेगा। तो एग्जैक्ट स्पीड क्या निकल कर यहाँ पर चला आया, 6.5 में से 2 को घटाएंगे तो एग्जैक्ट स्पीड आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। और देखिए टाइम है 90 मिनट न, लेकिन स्पीड दिया गया किलोमीटर पर आवर में, तो 90 को जब हम मिनट है इसे आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3/2 आवर हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर स्पीड भी निकाल लिया और टाइम भी निकाल लिया, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, 4.5 इंटू 3/2। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक शून्य आएगा, 5 से 20 कटेगा 4 बार में और 5 से 45 कटेगा 9 बार में। तो ऊपर हुआ 9 गुना 3 27 और नीचे 4 हो जाएगा। 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो यह होगा 6.75 के समथिंग, यानी कि दोस्तों टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6.75 किलोमीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। दो संख्याओं के वर्गों का योग 818 है तथा उनके वर्गों का अंतर 240 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो नंबर्स दिए गए हैं जिनका स्क्वायर का सम है 818 और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 240 है, तो दोनों नंबर का योग फाइंड करना है। तो देखिए मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो अब कंडीशन क्या दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 818 है।
और दूसरा कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 240। तो सॉल्व करते हैं। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमारे पास केवल बचा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 818 प्लस 240, यह हो जाएगा 1058। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो 1058 को 2 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 5 बार में पहले कटेगा, फिर 2 बार में और फिर 9 बार में, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने 529 निकाल लिया। अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो 529 को 818 में से घटाना होगा, तो यह आ जाएगा 289। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने 529 निकाल लिया और वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 289। देखिए फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 529 और वाई स्क्वायर का वैल्यू है 289। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 529 23 का स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर का वैल्यू 289 है, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 17, क्योंकि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया था कि दोनों जो संख्याएं हैं उसका वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू 23 है और y का वैल्यू 17 है, दोनों को ऐड कीजिए तो 7 + 3 10 यानी कि 0 होगा, और 2 1 3 और 1 4, तो दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर 40 होगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 1296 रुपये की राशि 16.2/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2401 रुपये हो जाएगी। देखिए अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2401 रुपया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल लिखना होगा ना, प्रिंसिपल है 1296 इंटू 1 प्लस RY100। तो देखिए रेट क्या है 16.2/3 है, तो 16.2/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पर रेट है तो टू द पावर t, इसी t का हमें वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए 1296 यहाँ पर नीचे चला आएगा, यानी कि 2401/1296 इक्वल टू 1 प्लस 50/3 इंटू 100। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 7/6। इसे आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पर डिस्प्ले पर काफ़ी छोटा जगह है जिसके कारण से मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा पा रहा हूँ। तो 7/6 का पावर t है, और इधर क्या है 2401/1296। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2401 जो है ना वो 7 का पावर 4 के बराबर है। जब आप 7 का पावर 4 निकालोगे तो इसका वैल्यू 2401 आएगा, और 1296 जो है वो है 6 का पावर 4 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 का पावर 6 का होल पावर 4 इक्वल टू क्या है 7 का पावर 6 का पावर t है। तो दोनों साइड में नंबर सेम है ना, ऊपर 7 नीचे 6, और इधर भी ऊपर 7 नीचे 6 है। अगर इसका वैल्यू 4 है तो इधर जो t है इसका वैल्यू भी 4 होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 782 रुपये को 1/2, 2/3 और 3/4 अनुपात के 3 भागों में बांटा जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। यहाँ पर 1/2 जो पहला भाग है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यह जो यहाँ पर रेशियो दिया गया है ना, इसे हम सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे होगा, तो तीनों संख्या का एलसीएम निकालिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। अब 2 से 12 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड होगा, 6 को ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो 6 होगा। उसी प्रकार से 3 से 12 डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 4 से ऊपर गुना करेंगे 2 में तो 8 होगा। इसी प्रकार से 4 से 3 बार में, 3 3 9, यानी कि दोस्तों तीनों जो यहाँ पर रेशियो दिया गया था ना, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा 6:8:9। अब हमसे पूछा क्या गया कि पहला भाग का, यानी कि 6 का वैल्यू निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, जिस रेशियो का वैल्यू निकालना है ऊपर लिखना होता है, नीचे में क्या करना होता है तीनों रेशियो का योग, यानी कि 6 + 8 + 9 कर देंगे, और गुना करना होता है टोटल अमाउंट से। तो अब देखिए 6, 8 और 9 का वैल्यू क्या होगा 8, 9, 17, और 17, 6 कितना होता है, यह हो जाएगा 23। तो नीचे टोटल 23 हो गया, 6/23 गुना 782। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे जब आप काटोगे यहाँ पर सॉल्व करके तो इसका वैल्यू आएगा 204 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है, यदि आधार की त्रिज्या r है तो उसकी त्रियंक ऊंचाई क्या होगी, यानी कि स्लैंट हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करना है कोण का।
तो देखिए क्या कंडीशन दिया गया है। एक सबसे पहले शंकु बना लेते हैं हम लोग कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो बनाना जरूरी है। अब इसमें देखिए कंडीशन हमसे यह दे दिया गया है कि जो इसका हाइट है, मान लो कि यहाँ पर जो हाइट दिया गया है ना, यह ऊपर से नीचे की ओर, ए और इसका डायमीटर दोनों इक्वल है। तो अगर हम डायमीटर को क्या मान सकते हैं, अगर रेडियस आर होता है तो डायमीटर हम मान सकते हैं 2r है। तो यह जो हाइट है ना, इसका वैल्यू भी 2r ही दिया गया है। हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल है, तो हाइट हो गया 2r और डायमीटर 2r है, यानी कि रेडियस हम यहाँ पर r मान ले सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, इस x का वैल्यू पूछा गया है स्लैंट हाइट का। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो देखिए h² का वैल्यू क्या दिया गया, 2r दिया गया है, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में r का स्क्वायर, तो अंडर रूट यह क्या हो जाएगा 4r² प्लस r² हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा 5r²। तो देखिए r² है तो r तो हम बाहर निकाल देंगे और 5 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि r√5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक घड़ी सबसे पहले बना लीजिए और यह 3 है, यह 6 है। अब देखिए कंडीशन क्या गया कि 3:30 हो रहा है ना, तो जो मिनट वाला हैंड है वो एग्जैक्ट 6 पर होगा और जो आवर का हैंड है वो 3 और 4 के जस्ट मिडिल में होगा। तो ध्यान दीजिए 4 से 6 के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। आपको मालूम है कि 1 घंटे में टोटल 30 डिग्री का कोण बनता है आवर हैंड के द्वारा। तो 6 से 5 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 5 से 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने 4 से 6 तक तो निकाल लिया कि टोटल 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए 3 और 4 इन दोनों के बीच में चलने पर आवर हैंड के द्वारा टोटल 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अभी यहाँ पर आधा ही चला है ना, क्योंकि मिनट हैंड जैसे ही एक बार कंप्लीट करेगा 12 तक तब यह 3 से 4 पर जाता है, लेकिन अभी यह 6 पर आया है, यानी कि आधा डिस्टेंस ही कवर किया है। तो पूरा डिस्टेंस कवर करने में अगर 30 डिग्री का कोण बनता है 3 से 4 के बीच में, तो आधा कवर करने में क्या बनेगा, आधा डिस्टेंस कवर करने में 15 डिग्री का कोण बनेगा। दैट मीन्स टोटल डिग्री क्या हुआ यहाँ पर 60 + 15 75 डिग्री। एक बार फिर से समझ लीजिए 6 से 5 के बीच में 30 डिग्री और 5 से 4 के बीच में 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री हो गया। और 3 और 4 के मिडिल में है, आपको मालूम है कि जो आवर हैंड है वो 3 और 4 के मिडिल में है। तो 30 का मिडिल क्या होता है, 30 का हाफ हो जाएगा 15, तीनों को ऐड कर दिए तो 75 डिग्री निकल कर चला आया। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है, असंगत को चुने, स्वॉर्ड, डैगर, नाइफ और राइफल। तो इसमें से देखिए स्वॉर्ड, डैगर और नाइफ ये तीनों क्या हैं, एक धारदार हथियार हैं, जबकि राइफल इन सभी से अलग है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अगर DE का वैल्यू 10 है तो HI का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे इस इक्वेशन को बनाया गया है। DE है ना, D का वैल्यू क्या होता है अल्फ़ाबेट में 4 होता है और E का वैल्यू 5 होता है। तो अब अगर हम 4 × 5 कर दें तो इसका वैल्यू 20 आ रहा है ना, यानी कि दोनों का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया है और इसको आधा कर दिया गया है तो 10 हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम H और I को लिखें तो H का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 8 होता है और I का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 9 होता है। अब अगर 8 × 9 करें तो इसका वैल्यू 72 होगा और 72 को 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यह 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। इसमें से बताना है कौन सा टर्म यहाँ पर गलत आया है। तो देखिए यह श्रृंखला आगे कैसे बढ़ रही है। अगर 7 में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका वैल्यू 28 आएगा। 28 में वापस से आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू 84 आएगा। 84 में अगर फिर से आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आएगा। इसी प्रकार से जो अगला टर्म आएगा उसमें हमें क्या करना होगा, 336 में 3 से गुना करना होगा। तो इसमें अगर आप 3 से गुना करोगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए 1008, लेकिन लिखा क्या गया है 1004 लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1004 की जगह पर 1008 होना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किसी कूट भाषा में इंग्लिश को इस प्रकार से कोड किया गया है तो
इस वर्ड को यानी कि जीपेमर को कैसे कोड करेंगे। तो आइए देखते हैं इंग्लिश को किस प्रकार से कोड किया गया है। देखिए इंग्लिश को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ENGLISH। इसे कोड कैसे किया गया है, इसे लिखा गया है GNE और फिर क्या है दोस्तों यहाँ पर GNE के बाद है LHSI। तो ध्यान दीजिए पहला जो 3 लेटर है ना ENG, इसे पलट करके लिख दिया गया है GNE के जैसा। इसके बाद क्या किया गया है, L को L के सामने लिख दिया गया है, I को लास्ट में भेज दिया गया है और SH को HS कर दिया गया है। पहले वाले टर्म को कैसे किया गया, ENG को पलटकर GNE कर दिया गया है। मिडिल का जो टर्म है L उसे बिल्कुल सामने ही लिख दिया गया है और ISH जो इस प्रकार से है उसे उल्टे क्रम में इधर से ISH कर दिया गया है। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस वर्ड को कोड करते हैं। तो क्या लिखा गया है ZIPEMER, इसे ही कोड करना है ना। तो ZIP को कैसे कोड करेंगे, यह कोड होगा PIZ में, फिर E को E ही रहने देंगे, इसके बाद MER है ना, इसे कन्वर्ट कर देंगे REM में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाएगा। स्टडी, बुक्स, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट और रिजल्ट, इन तीनों को सही क्रम में लगाना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट होंगे ना। स्टूडेंट क्या करेगा, किताब खरीदेगा यानी कि बुक को परचेज करेगा। अब परचेज करने के बाद क्या करेगा, बुक के साथ में पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई के बाद एग्जामिनेशन लिया जाएगा और एग्जाम के बाद रिजल्ट जारी होगा। यानी कि दोस्तों कौन कौन सा टर्म आएगा, सबसे पहले आएगा डी के बाद में क्या आएगा, बुक्स का कोडिंग यहाँ पर दिया गया है बी, तो बी। स्टडी फिर आएगा ए, इसके बाद एग्जामिनेशन सी और रिजल्ट ई है, DBACE। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का अगला चित्र आकृति में से चुने। आपको बताना है कि यहाँ पर अगले टर्म पर कौन सा फिगर आएगा। तो ध्यान दीजिए ये जो फिगर है ना वो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यह फिगर 45 डिग्री मूव कर रहा है। आपने देखा कि पहले यह फिगर पहले वाले बॉक्स में नीचे की ओर था, जो दूसरे वाले बॉक्स में इस डायरेक्शन में चला गया यहाँ पर। फिर तीसरे वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में चला जा रहा है यानी कि 90 डिग्री मूव किया, और चौथे वाले में ऊपर जा रहा है। सो जब अब यहाँ पर इसने 45 डिग्री मूव किया था ना, तो नेक्स्ट वाला जो फिगर आएगा इसमें 90 डिग्री मूव करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर यह जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से बनाएगा और इसके साथ में एक देखिए यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, लाइन के आगे में एक पॉइंट है। तो यह पॉइंट कैसा होगा, पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके साथ में एक और पॉइंट है इस साइड में। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इस साइड में दिख रहा होगा। यह लाइन किस प्रकार से चला जाएगा दोस्तों, यह इसके ऊपर में आ जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा यहाँ पर। सो आइए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस तरह का है। देखिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही फिगर बन रहा है। इस प्रकार से बनने के बाद ऊपर वाला लाइन ऐसे हो जा रहा है और नीचे वाला लाइन इस डायरेक्शन में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर है, प्रश्न आकृति को देखते हुए नीचे से उत्तर आकृति को चुने। तो ध्यान दीजिए कैसे यह फिगर आगे बढ़ रहा है। देखिए फिगर क्या हो रहा है, सबसे पहले यह जो नॉन कलर्ड पोर्शन है ना, यह ऊपर की ओर जाता है 45 डिग्री मूव करके। लेकिन जो 45 डिग्री मूव करता है ना, इसमें कलर्ड पोजीशन चेंज हो जाता है, जो अनकलर्ड पार्ट था वो कलर्ड हो जा रहा है। फिर तीसरे वाले फिगर में क्या हो रहा है कि यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जा रहा है, लेकिन जो कलर होने वाला पोर्शन है ना वो केवल 45 डिग्री कंडीशन में चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से पहले यह 45 डिग्री मूव किया और इसमें कलर चेंज हो गया, फिर यहाँ पर 90 डिग्री मूव कर रहा है, आप देख रहे हो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जा रहा है, और फिर से 45 डिग्री मूव किया। तो अब जो अगला टर्म आएगा ना, इसमें क्या होगा, यह मूव करेगा 90 डिग्री में। यानी कि दोस्तों फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा और जो कलर्ड पोर्शन है वो क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, असंगत को चुनिए, इसमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए
ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें 4 तरह के फिगर हैं। एक कुछ इस प्रकार का बना हुआ है और दूसरा ऐसा है, तीसरा फिगर है इस तरह से डॉलर का साइन है और चौथा यहाँ पर यूरो का साइन है। तो अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाले फिगर को ध्यान से देखो तो ये दोनों साइन हमेशा एक साथ रह रहे हैं और डॉलर और यूरो वाला साइन एक साथ रह रहा है, लेकिन तीसरे वाले फिगर में ऐसा नहीं हो रहा है जो बाकियों से अलग है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। यदि किसी कूट भाषा में आई अलोन गो को इस प्रकार से लिखा गया, सी इज अलोन को ऐसे लिखा जाता है और राम इज गुड को इस तरह से लिखा गया है, तो सी का कोड क्या होगा? सी का हमें कोड फाइंड करना है, उसका कोड निकालना है। तो देखिए दोस्तों, पहला कोड है आई अलोन गो और सेकंड है सी इज अलोन। दोनों में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा, वो है अलोन वर्ड। तो वर्ड तो हमने कॉमन फाइंड कर लिया कि वर्ड दोनों में अलोन कॉमन है। अब देखिए कोड कौन सा कॉमन है, रा, टो और चू है। इसमें कि देखिए पो, नी और टो है, तो दोनों में से एक कोड आपको कॉमन दिख रहा होगा, दैट इज टो। सो हम कह सकते हैं ना कि अलोन का कोड यहाँ पर टो किया गया है। एक चीज़ हमने फाइंड कर लिया। अब वापस से आइए, सी इज अलोन और राम इज गुड में दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में इज कॉमन है ना, और कौन सा ऐसा कोड है जो दोनों में कॉमन है? तो टू तो हमने पहले ही निकाल लिया कि अलोन का कोड है। तो देखिए पो और नी इसमें है और इसमें हेन, सिस और पो है। तो अगर दोनों में इज कॉमन है और कोड में पो कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि इज का कोडिंग यहाँ पर पो है। तो देखिए टू अलोन का कोडिंग है, पो इज का कोडिंग है, तो जो बचा हुआ एनी है, नी किसका कोड होगा यहाँ पर? जाहिर सी बात है कि यह जो नी है वो सी का कोड होगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। क्रमागत रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर आपको बताना है कि खाली स्थान की जगह पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो देखिए पहले क्या है, आर और एम एल है, इन दोनों के बीच हमें फाइंड करना है ना। तो ध्यान दीजिए आर यहाँ पर भी है और एल यहाँ पर भी है, इसके पीछे दो कौन सा लेटर है? तो पहला लेटर आर के बाद टी आ रहा है, दैट मीन्स पहले वाले खाली स्थान की जगह पर टी आएगा। आर टी एम एल। अब एम एल के बाद क्या आ रहा है? एम एल के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आर आ रहा है, यानी कि दूसरे खाली स्थान की जगह पर आर आएगा। फिर देखिए टी और एल के बीच में हमें फाइंड करना है ना, तो टी और एल के बीच में यहाँ पर कौन सा लेटर है? यह एम है, यानी कि तीसरे वर्ड में यहाँ पर एम आएगा। और लास्ट में एल और टी के बीच में हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए एल और टी के बीच में यहाँ पर क्या है? एल और टी के बीच में आर है, यानी कि लास्ट वाले बॉक्स में आर आएगा। तो कोड क्या होगा? टी आर एम आर। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो देखिए तेल का जो एक बैरल है ना, वो बराबर होता है 159 लीटर का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्रिकेट की शेफील्ड शील्ड नामक घरेलू प्रतियोगिता किस देश में होती है? यह प्रतियोगिता करवाया जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है 23 नंबर। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? जितने भी कागजी मुद्रा भारत में जारी होते हैं, इसका अधिकार होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किन देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं? तो देखिए हार्ड करेंसी कहा जाता है दोस्तों विकसित देशों का, जो डेवलप कर गए कंट्री, वहाँ की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आज़ाद हिंद सरकार के गठन की कौन सी वर्षगांठ 21 अक्टूबर 2018 को मनाई गई थी? तो देखिए यह मनाया गया था 75वीं, और अभी हाल ही में 2019 में उनका 76वीं वर्षगांठ मनाया गया है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। साहब बीवी और गुलाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक को लिखने वाले का नाम है भीष्म साहनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वाहनों के लिए प्रयुक्त VS4 क्या है? VS4 दोस्तों यह है उत्सर्जन का मानक। 29 क्वेश्चन है। मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षसताल में निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ से उद्गम होता है दोस्तों सतलज नदी का। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। टाइफाइड से किस प्रभावित अंग होता है? तो देखिए
30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि टाइफाइड रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। और आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन ए और सी करेक्ट नहीं है, यानी कि या तो ऑप्शन बी करेक्ट है या फिर डी। तो आप कमेंट करके इसका आंसर हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो भी कर लें।